Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 67 to Section 69 of Criminal Procedure Code, which is a part and parcel of topic of summons. So in this particular three sections, we will discuss how summons will be served outside the local limits of a court, and what will be the mode of proof if the summons is served outside the local limit, as well as we will discuss summons may be served by post on witnesses. तो आज के हम लेक्चर में सेक्शन 67 टू सेक्शन 69 डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आउटसाइड लोकल लिमिट अगर कोर्ट के समन्स को सर्व करना है तो किस तरीके से किया जाएगा और उसका मोड ऑफ प्रूफ क्या रहेगा। विटनेस को अगर समन्स सर्व करना है तो बाय पोस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर पूछ सकता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। समन्स सेक्शन 67 to 69 of Criminal Procedure Code. So section 67 deals with service of summons outside local limits. So whenever the court wants to serve a summons outside the local limits of its jurisdiction, suppose एक कोर्ट का पर्टिकुलर jurisdiction होता है, अगर वो jurisdiction के बाहर summons को सर्व करना है, so what will be the procedure that is mentioned under section 67. So if the person summoned is residing outside the local limits of the court, suppose if the person against whom the court wants to issue a summons, if that person is residing outside the local limits, outside the local jurisdiction of the court, then the issuing court shall send it in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned reside. So under such a circumstances, the magistrate shall send a summons in duplicate to such a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned is residing. अभी देखिए सिचुएशन सेक्शन 67 ये कहता है कि अगर कोर्ट को ऐसे पर्सन को समन्स इशू करना है जो किसी और के लोकल जुरिस्डिक्शन में, किसी और मैजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन में अगर वो पर्सन रहता है, तो उस सिचुएशन में ये कोर्ट डायरेक्टली उसको समन्स ना भेजते हुए उस कोर्ट को बाय पोस्ट समन्स भेजेगा, डुप्लीकेट 2 कॉपीज में उस कोर्ट को भेजेगा और वो कोर्ट उस पर्सन को समन्स सर्व कराएगा। समझ रहे हो? एक कोर्ट है, बी एक कोर्ट है। अगर ए कोर्ट को अगर समन्स सर्व करना है ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में जो बी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहता है, तो डायरेक्टली उस पर्सन को ए कोर्ट समन्स इशू नहीं करेगा, बल्कि ए कोर्ट बाय पोस्ट बी कोर्ट को समन्स भेजेगा डुप्लीकेट कॉपीज में, और वो बी कोर्ट क्या करेगा, उस पर्सन के अगेंस्ट में सर्विस करेगा समन्स की। सो दैट इज द प्रोविजन मेंशन अंडर सेक्शन 67. Section 68 deals with proof of service in such cases and when serving officer not present. So, suppose अब जैसा कि हमने डिस्कस किए थे, suppose if the summons is served outside the local jurisdiction of the court and that summons is served by the police who are also residing in the local jurisdiction of some other courts, then what will be the proof of service of summons? कि सर्विस ऑफ समन्स का प्रूफ क्या होगा? अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ए कोर्ट है और बी कोर्ट है। ए कोर्ट ने क्या किया, बी कोर्ट को समन्स भेजा कि ये पर्सन आपके जुरिस्डिक्शन में है, उसको ये सर्विस कीजिए समन्स। तो बी कोर्ट ने क्या किया, एक पुलिस ऑफिसर का नाम इंडोज किया और वो पुलिस ऑफिसर ने जाके वहां पर समन्स सर्व किया। अब वो समन्स सर्व हुआ, इसका एविडेंस क्या होगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर खुद आके ये ए कोर्ट में आएगा और वो बोलेगा कि हाँ मैंने सर्व किया। बहुत सी बार ऐसा हो सकता है, डिस्टेंस अगर ज्यादा रहा तो इट इज नॉट पॉसिबल, वो पुलिस ऑफिसर यहाँ आके उनको बोले पॉसिबल नहीं है। वो सर्विस ऑफ समन्स क्या करेंगे, बाय पोस्ट भेज देंगे कि हमने सर्व किया समन्स। उस सिचुएशन में सेक्शन 68 ये कहता है इफ द समन्स इज सर्व्ड आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, देन द ऑफिसर हु सर्व दैट समन्स
विल मेक एन एफिडेविट, वो एक एफिडेविट करेगा कि यस आई पर्सनली सर्व द समन्स ऑन द पर्सन समन, कि मैंने ही उस पर्सन को सर्विस किया समन्स, और ये डुप्लीकेट कॉपी पे जो सिग्नेचर है उसी पर्सन की है, ऐसा एक एफिडेविट तैयार करेगा वो पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर, और वो एफिडेविट भेजा जाएगा इस कोर्ट को। बी कोर्ट में क्या करेगा, वो एफिडेविट भेजेगा ए कोर्ट को, एंड दैट विल बी अ प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। वो जो एफिडेविट है वो ये प्रूफ रहेगा कि उस पर्सन के अगेंस्ट में समन्स सर्व हो चुका है। अभी देखिए नेक्स्ट सेक्शन है सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेसेस बाय पोस्ट, सेक्शन 69। सो समन्स कैन बी सर्व्ड अपॉन विटनेस बाय पोस्ट। सो सपोज इफ द कोर्ट वांट्स टू इश्यू अ समन्स अगेंस्ट अ विटनेस, देन सच समन्स कैन बी सेंट थ्रू अ रजिस्टर्ड पोस्ट। आरपीएडी रजिस्टर्ड पोस्ट से समन्स सर्व हो सकता है, किसको? टू विटनेस ओनली, नॉट टू द अपोजिट पार्टी और नॉट टू द अक्यूज्ड। ना तो पार्टीज को समन्स बाय पोस्ट भेजा जा सकता है, ना तो अक्यूज्ड को समन्स बाय पोस्ट भेजा जा सकता है। ओनली बाय पोस्ट समन्स कैन बी सर्व्ड ऑन विटनेसेस। सेक्शन 69 ये कहता है कि सिर्फ विटनेस को ही बाय पोस्ट समन्स भेजा जा सकता है, ना तो अपोजिट पार्टी को और ना तो दूसरों को। सो इन केस ऑफ विटनेस ओनली एंड नॉट अक्यूज्ड एंड अपोजिट पार्टी, सिर्फ विटनेस को ही बाय पोस्ट समन्स भेजा जा सकता है, ना तो अपोजिट पार्टी को और ना तो अक्यूज्ड को। सो एक्नॉलेजमेंट टू बी साइंड बाय द विटनेसेस। अब क्या होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से जब समन्स आएगा, मैं किसी केस में विटनेस हूं, मुझे रजिस्टर्ड पोस्ट से समन्स आया, तो रजिस्टर्ड पोस्ट में एक्नॉलेजमेंट होता है, वो एज अ विटनेस मुझे उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा, एंड दैट एक्नॉलेजमेंट विल बी अ प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। और वो एक्नॉलेजमेंट ये प्रूफ रहेगा कि समन्स मुझ पर सर्व हुआ है। तो यहां पर अभी देखिए सेक्शन 69 पे पूछा गया क्वेश्चन है, 2010 में महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इन अ क्रिमिनल केस सर्विस ऑफ समन्स कैन बी मेड ऑन द विटनेसेस ओनली थ्रू पुलिस, only through bailiff, only both 1 and 2, even by registered post AD। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि विटनेस पे समन्स तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है। सो इवन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट वन। तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी विटनेस पे समन्स भेजा जा सकता है। तो ये थे सेक्शन 67 to section 69 which we have discussed in today's lecture. So here we have discussed all these concepts. In the next lecture we will discuss the second mode of process to compel appearance before the court of law, and that is a warrant. We will discuss the warrant in the next sections. So I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.